Good morning student, welcome to Gaya Guidance program. Myself Akash Anand, mathematics teacher plus 2 high school both Gaya, going to continue the crash course of probability class 12th. बच्चों पिछले क्लासेस में आप लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टडी किया था। मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है मैंने आपको सॉल्व करके बतलाया था। लेकिन प्रोबेबिलिटी में अभी बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं पढ़ाने के लिए जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं इस चैप्टर में, जैसे आपका पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज है, बेस थ्योरम है, फिर आपका रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा बर्नौली ट्राइज एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो ये सारे टॉपिक्स को अभी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आज का क्लास में जो हमारा मुख्य फोकस होगा वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट पर होगा। और हम लोग देखेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक दूसरे से कैसे मतलब कि एक दूसरे से अलग हैं। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि लोग इसको एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। तो आइए हम लोग आज इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? मान लीजिए कि E और F दो इवेंट्स हैं जो एक ही सैंपल स्पेस S से एसोसिएटेड हैं। मान लीजिए कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसका सैंपल स्पेस S है और उसी से एसोसिएटेड दो इवेंट्स हैं E और F। और मान लीजिए E और F इन दोनों इवेंट्स का साइमल्टेनियस अकरेंस होना है, यानी E और F ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होगी। तो जब ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होगी तो इसके प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, या इसको हम लोग अगर इस इंटरसेक्शन का साइन अगर नहीं भी दें तो हम इसको सिंपली प्रोबेबिलिटी EF भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इवेंट E है और जो इवेंट F है, इन दोनों इवेंट्स का साइमल्टेनियस अकरेंस हो रहा है, यानी दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है ना। तो हम लोग कैसे इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है। अब देखिए कैसे होगा, इसको हम लोग को थोड़ा समझना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने देखा है कि अगर किसी सैंपल स्पेस S से रिलेटेड अगर दो एक्सपेरिमेंट्स हैं E और F, तो आपने पढ़ा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन इवेंट F हैज ऑलरेडी अकर्ड। मान लीजिए कि कोई घटना F जो हो चुका है और हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E निकालनी है, तो हम लोग क्या लिखते थे इसके लिए? इसके लिए हम लोग लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, जहां की प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट इक्वल टू 0 हुआ करता था। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है ना, कि जब कोई इवेंट F हो चुका है और इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन F। इस तरह से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं। तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, जहां की PF नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना। और अगर हम इसको और एक तरीके से समझें तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि इवेंट E हो चुका है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F हम लोगों को निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? यानी यहां पर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F व्हेन इवेंट E हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके लिए हम लोग इसी फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, जहां की प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसा हम लोग लिखते हैं। और यहां से देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E जो होगा वो बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, जहां पर कि पी ई नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी हमारा ये थ्योरम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है। एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि यहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखें या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखें, बात वही है। क्योंकि अगर हम लोग एफ इंटरसेक्शन ई निकालते हैं या फिर ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, बात तो वही हो जाता है। और अगर हम इसके प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये दोनों जो हैं वो एक ही प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो सेम ही हैं। तो अगर हम इसको कंबाइंड करके इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम लिखें तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, आइए देखिए। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, जहां की पी ई नॉट इक्वल टू 0 है। और इसी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो यही आपका जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। और इसी पर जो है हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जो है दो इवेंट्स के बारे में तो देख लिए कि दो इवेंट्स का अगर ई और एफ का साइमल्टेनियस अकरेंस होगा तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास तीन इवेंट्स हों, मान लीजिए कि तीन इवेंट्स हों ई एफ और जी, है ना। अगर मान लीजिए दो इवेंट्स की जगह पर तीन इवेंट्स हों और तीन इवेंट्स का अगर साइमल्टेनियस अकरेंस हो रहा है तो हम लोग कैसे उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए उस स्थिति में हमको निकालना होगा तो हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इस तरह से निकालेंगे। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर उसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये जो है ये तीन इवेंट्स अगर होंगे तो तीन इवेंट्स का अगर साइमल्टेनियस अकरेंस होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले से उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आप याद रखेंगे, क्योंकि इस थ्योरम का यूज करके आगे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अब जो है इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए इसमें अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, ठीक है। इस पर भी हम लोग प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसमें बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ चुके हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसको कहा जाता है उस पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए हम लोग यहां पर अब तक जो बात किए हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात किए थे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था कि अगर एक इवेंट हो जाता था तो उसके बाद हम दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि को दो इवेंट ई और एफ हैं, एफ अगर हो चुका है, घटना एफ घटित हो चुकी है तो घटना ई की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, क्योंकि घटना एफ का घटना ई के प्रोबेबिलिटी को प्रभावित करता था। लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट वैसे इवेंट्स मतलब कि दो इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाले, ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब कि अगर दो इवेंट्स इस प्रकार हो ई और एफ इस प्रकार हो कि अगर इवेंट एफ हो भी जाए तो वो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को प्रभावित नहीं करे, या इवेंट ई अगर हो जाए घटित हो जाए तो वो इवेंट एफ के प्रोबेबिलिटी को प्रभावित ना करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो चलिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बामन प्लेइंग कार्ड का एक वेल सफल्ड डेक है, उसमें से आपको दो कार्ड रैंडमली ड्रॉ करने हैं, ठीक है। मान लीजिए बामन ताश के पत्ते आपके पास हैं जो वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, और उसमें से अगर आपको दो कार्ड्स जो है रैंडमली ड्रॉ करना है, और मान लीजिए कि पहला कार्ड जो इवेंट ई है वो इवेंट ई है कार्ड इज अ स्पेड, कार्ड इज अ स्पेड, ड्रॉन कार्ड इज स्पेड। जो इवेंट ये है वो बताता है कि जो कार्ड हम लोगों ने ड्रॉ किया वो स्पेड कार्ड है। और दूसरा इवेंट है कि ड्रॉन कार्ड इज एस, जो ड्रॉ किया गया कार्ड है वो एस है,
ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम लोग अगर कार्ड ई की प्रोबेबिलिटी निकालें, मतलब कि मतलब जो हमारा कार्ड स्पेड है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा। आपको पता है कि स्पेड जो होते हैं वो प्लेइंग कार्ड में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। तो अगर स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो स्पेड जो है वो 13 कार्ड्स होते हैं और प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 13/52 करेंगे तो यहां हमारा 1/4 आ जाएगा। यानी हमारा जो ड्रॉन कार्ड है अगर वो स्पेड है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये होगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/4। और यहां पर देखिए कि अगर हमारा जो कार्ड है, अगर वो हमारा कार्ड जो है एस हो, अगर हमारा कार्ड एस हो तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। हम लोग को पता है कि स्पेड कार्ड जो होते हैं टोटल, वो टोटल स्पेड कार्ड आपके होते हैं कितना, हम लोग के पास स्पेड कार्ड तो 13 होते हैं, जो एस होता है हमारा 4 होता है, तो ये 4/52 यानी कितना होगा, ये 1/13 होगा। ठीक है। और अगर हम निकालें कि ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मतलब जो हम लोग कार्ड ड्रॉ किया वो कार्ड जो है स्पेड का एस हो, तो स्पेड का एस तो एक ही होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/52। यानी देखिए जो हमारे पास स्पेड है इसके लिए हम लोग के पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 13 है, जो एस है इसके लिए हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं, है ना। लेकिन अगर हम एक ऐसे इवेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा कार्ड ड्रॉन है वो मतलब कि स्पेड भी हो और एस भी हो, यानी हम लोग को जो ई इंटरसेक्शन एफ में जो कार्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो कार्ड क्या हो, वो मतलब कि स्पेड का एस कार्ड हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/52 होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको, अब हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ ऑलरेडी ई हैज अकर्ड। ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना। तो यहां से आपका कितना निकल के चला आएगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो यहां पर है 1/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 1/4 है, यानी यहां से 1/52 इंटू 4/1 है ना, यहां से आपका आ रहा है 1/13, यानी यहां से 1/13 आ रहा है। आप देख लीजिए कि हम लोग यहां देख रहे हैं कि यहां पर है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो 1/13 आ रहा था, है ना, जबकि ये कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर नहीं है। लेकिन यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड ई ड्रॉ हो चुका है और तब हम कार्ड एफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो निकल के 1/13 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि घटना ई के घटित होने का जो प्रभाव है वो घटना एफ पर नहीं, के प्रोबेबिलिटी पर नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। या अगर मान लीजिए कि हमको अगर निकालना हो कि घटना एफ घटित हो चुकी है और ई की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ करें या एफ इंटरसेक्शन ई करें, बात एक ही है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका 1/52 अपॉन पी एफ जो है 1/13 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/52 इंटू 13/1 यानी 1/4। तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर आ रहा है। तो देखिए ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट में कि हम लोगों ने ये पी एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ जो है हम लोगों ने अलग अलग कैलकुलेट किया, और हम लोग ये पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है जबकि इवेंट ई हो चुका है वो प्रोबेबिलिटी को प्रभावित नहीं कर रहा है। मतलब कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये जो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है वो दोनों सेम आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो इवेंट एफ है और इवेंट ई जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है एक दूसरे से, है ना। तो ऐसे इवेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है। तो देखिए अब इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, जहां की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0 है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ई यानी यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन इवेंट ई हैज अकर्ड, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ
जहां की पी नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशन है ना। यानी ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहां पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। यानी यहां पर जो इवेंट ई का जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ई के अकरेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट एफ के अकरेंस से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ये जो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो है वो एफ से इंडिपेंडेंट है। यहां भी देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एफ। यानी प्रोबेबिलिटी एफ के अकरेंस पर प्रोबेबिलिटी ई के अकरेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग ऐसे इवेंट्स को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इंडिपेंडेंट इवेंट समझ गए होंगे, क्योंकि अब हम लोग यही समझेंगे कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट तब कहलाते हैं जब एक इवेंट के का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हो वो दूसरे इवेंट को प्रभावित नहीं करता, है ना। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जरा, है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में ये तो समझ ही चुके हैं, आप अभी पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ऑब्लिक एफ, है ना, जहाँ की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब देखिए यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही लिखेंगे, और यहाँ पर ऐसे हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, है ना, जहाँ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0 ऐसा हम लोग लिखते हैं। लेकिन चूंकि ये ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट अगर हो जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई को सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, है ना। और इसी तरह से तो यानी हम कह सकते हैं कि दो इवेंट ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा, है ना। और जहां पर कि हम लोग ये कहेंगे पी नॉट इक्वल टू 0 है। और यहां पर भी देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, जहां की प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, जहां की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट में ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। यानी कंबाइंड करके अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जहां पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, है ना। अब जो है हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या अंतर है ना। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हम लोग गलती कर बैठते हैं समझने में, हम लोग यही चीज समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक ही चीज होते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट वर्सेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। ये दोनों में हम लोग अंतर समझेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। तो देखिए यहां पर समझना है हम लोगों को कि इंडिपेंडेंट इवेंट की बात जब हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग
किसी इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम इवेंट के प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, है ना। दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो हम कहते हैं कि उनका जो दोनों इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जहां पर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि तो हम लोग वहां पर इवेंट्स के किसी सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स की बात करते हैं कि दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो उनके बीच कोई भी कॉमन आउटकम नहीं होगा। यानी ई और अगर एक इवेंट ई है और एक इवेंट एफ है, अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी एक इवेंट ई है और एक इवेंट एफ है तो अगर ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो फाई हो जाए, यानी ई और एफ के बीच, इवेंट ई और एफ के बीच कोई भी कॉमन आउटकम्स ना हो, यानी इवेंट ई के आउटकम्स का जो सेट है और इवेंट एफ के आउटकम्स का जो सेट है इन दोनों वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हो, यानी इनके बीच कोई भी कॉमन मतलब कि कॉमन आउटकम इसके बीच नहीं हो तो हम लोग इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, है ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम लिखेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, है ना। तो यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट जो है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम लोग वहां पर दो इवेंट के प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की बात करते हैं। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हम लोग क्या करते हैं, इवेंट्स जो दो इवेंट्स के जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनके सबसेट की मतलब सैंपल स्पेस से उनके सबसेट की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज और हम लोग को समझना है कि अगर यहां पर है कि 3 इवेंट्स हैं, अगर 3 इवेंट्स ए बी और सी है, ये कब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे। देखिए 3 इवेंट्स हैं ए बी और सी, अगर 3 इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स A, B and C are said to be mutually independent, मतलब 3 इवेंट, अभी तक तो हम लोग 2 इवेंट्स की बात कर रहे थे। अगर 3 इवेंट्स म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो कब होंगे, उसके लिए देखिए उसके लिए 4 क्राइटेरिया फॉलो होगा। अगर ए बी और सी 3 इवेंट्स हैं और ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे तो उसके लिए 4 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। पहला तो ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसी तरह फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर ये चारों रिलेशंस, ये चारों इक्वेशंस फुलफिल करेंगे तभी ए बी और सी ये 3 इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो देखिए यहां तक तो आप आई थिंक आप लोग को जो बताया जा रहा है वो समझ पा रहे होंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो किस प्रकार एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और 3 इवेंट जो है वो अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे तो उनके लिए क्या कंडीशंस होंगे, है ना, ये आपको समझना है। एक बात और आप जान लीजिए कि जो 2 इवेंट्स अगर म्यूचुअली जो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए एक इवेंट ई है और एक दूसरा इवेंट हमारा एफ है ना, और ये आपका मान लेते हैं सैंपल स्पेस एस है। तो यहां पर ये वाला जो रीजन होगा ये क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ का रीजन होगा, है ना। और हम लोग पढ़े हैं कि ये हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जहां की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है नॉट इक्वल टू 0। तो यानी अगर हम यहाँ पर ये करें कि ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो यानी यहाँ पर कोई क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर एक रियल नंबर आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का आएगा, है ना। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करें तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट ई है और ये एक्सपेरिमेंट एफ है, और ये दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो इनके बीच तो कुछ कॉमन है ही नहीं। यहां पर क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या है, फाई है, मतलब ई और एफ के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालेंगे तो क्या आएगा,
वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ जो है हमारा 0 आएगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ जो है पी इंटू पी एफ के बराबर होता है ना। और अगर मान लीजिए कि अगर ये 0 है लेकिन ये दोनों तो 0 नहीं है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर आएगा, है ना। तो यहां से 0 बराबर नॉन जीरो तो कहीं बराबर हो नहीं सकता है। तो यहीं से क्लियर होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट जो है एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। ऐसा हम लोग इस वेन डायग्राम के माध्यम से भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ इस बात को पकड़ पाए होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर में अब किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं अब, है ना, कि किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आइए हम लोग इसके प्रॉब्लम्स की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, और हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है इसकी ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रॉब्लम यह है, इसमें कहा जा रहा है कि एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक्स एंड 5 व्हाइट बॉल। मान लीजिए कि एक थैला है, उस थैले में मान लीजिए कि एक कोई थैला है, मान लीजिए इस तरह से, इस थैले में मान लीजिए कि 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं, है ना। एक थैले के अंदर 10 ब्लैक बॉल है और 5 जो है वो व्हाइट बॉल है। 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement। देखिए इसमें से क्या कहा जाता है कि 2 बॉल को ड्रॉ किया जाता है। 2 balls are drawn, 2 balls are drawn, 2 बॉल को ड्रॉ करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक बॉल निकालेंगे फिर दूसरा बॉल निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक बॉल निकाले, अगर फिर वापस उस बॉल को इसमें डाल दिए इस अर्न के अंदर तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यहां पर कहा जा रहा है कि 2 बॉल निकाले जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ठीक है, ये जो अर्न है इसके अंदर 10 ब्लैक बॉल हैं, 5 व्हाइट बॉल हैं, 1 by 1 करके 2 बॉल निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो व्हाट इज द, यहां पर निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। दोनों निकाले गए बॉल जो है ब्लैक होंगे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए हम ऐसा मान लेते हैं, हम मानते हैं कि इवेंट ई को मान लेते हैं कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ऐसा मान लेते हैं कि पहला जो ड्रॉ गया बॉल है वो ब्लैक है। और एफ मान लेते हैं कि सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, है ना। तो दूसरा बॉल जो है ये भी मान लेते हैं ब्लैक है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग पहले बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम लोग को क्या निकालना है कि दोनों बॉल जो है यानी ब्लैक होना चाहिए, यानी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है कि यहां पर दोनों बॉल जो है वो ब्लैक होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहां पर हम लोग ऐसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ई जो है, बॉल हमने पहला बॉल जो हमने ड्रॉ किया है वो ब्लैक बॉल हो, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा। तो देखिए टोटल बॉल जो ब्लैक हैं वो 10 हैं, है ना, और टोटल बॉल्स ब्लैक और व्हाइट मिलाकर के 15 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमारा जो होगा, पहला बॉल जो हमारा ड्रॉ किया गया है वो ब्लैक हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 10 by 15 होगा। लेकिन अगर हम फिर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, अब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ का निकालते हैं जब ई हो चुका, यानी कि पहला बॉल जो है ब्लैक है वो ड्रॉ किया जा चुका है, तो अब जो दूसरा बॉल है उसके ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो अब यहां पर समझना होगा 10 बॉल ब्लैक में एक बॉल जो है ब्लैक है वो निकाला जा चुका है, तो हमारे पास बचे बॉल जो है ब्लैक वो 9 ही है, और टोटल बॉल हमारे पास अब 14 बच रहा है क्योंकि एक बॉल तो निकाला जा चुका है। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो है क्या हो जाएगा 9 by 14 हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है अप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ई, है ना। और यहां पर इसका वैल्यू जो है निकाले हैं 10 by 15 और इसका वैल्यू जो है निकाले हैं 9 by 14, है ना। तो अब इसको जो है हम लोग इसको काट देते हैं, 2 5 10, 3 5 15 और 3 3 9 कट जाएगा और 2 7 14, तो यहाँ 3/7 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी जो है निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। इस तरह के प्रॉब्लम अगर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे इस प्रॉब्लम को। चलिए अब हम लोग जो है इस चैप्टर में अगले प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रॉब्लम जो है
वो क्या होने वाला है। देखिए हमारा अगला जो प्रॉब्लम है उसमें कहा जा रहा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली without replacement from a pack of 52 well shuffled card. What is the probability that the first 2 cards are king and the third card drawn is an ace? देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि वामन प्लेइंग कार्ड का एक वेल सफल्ड डेक है ना, उसमें से 3 कार्ड जो है सक्सेसिवली ड्रॉ किए जाते हैं। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो शुरू का 2 कार्ड है वो किंग हो और थर्ड कार्ड जो है वो एस हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं, समझना होगा। देखिए यहां पर मान लेते हैं कि अब हमारा पहला जो कार्ड ड्रॉ K1 मान लेते हैं कि K1 जो है हमारा फर्स्ट कार्ड ड्रॉन जो है वो किंग है। यहां पर फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग है ना, पहला कार्ड जो हमने ड्रॉ किया वो किंग है। और K2 मान लेते हैं कि सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज किंग, जो दूसरा कार्ड ड्रॉ किए हैं वो किंग है। और उसके बाद हम लेते हैं ए कि थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, थर्ड कार्ड जो ड्रॉ करते हैं वो एस कार्ड होगा। तो देखिए अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 निकालते हैं, यानी पहला कार्ड जो हमारा किंग हो उसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो आपको पता है कि प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 कार्ड जो होता है वो किंग होता है ना। ये स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड सब में एक एक किंग होते हैं। तो यानी पहला कार्ड जो किंग होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/52 हो जाएगा। चलिए पहला कार्ड जो है किंग ड्रॉ हो चुका है, तो अब हम अगर बढ़ते हैं दूसरे कार्ड की ओर कि हमारा दूसरा कार्ड किंग हो, तो देखिए एक कार्ड जो किंग है वो तो निकाला जा चुका है, तो हमारे पास बचे कितने कार्ड हैं, किंग 3 हैं। अब कार्ड हमारे पास जो 52 थे अब वो 51 हो गया, तो हमारे पास अब दूसरा जो किंग कार्ड होगा उसका प्रोबेबिलिटी आ गया 3/51 है ना। और अब अगर निकालते हैं कि हमारा जो तीसरा कार्ड है वो एस हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आपको पता है कि प्लेइंग कार्ड में टोटल 4 एस होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड सब में एक एक एस होते हैं। तो आपके पास 4 एस हैं, लेकिन कार्ड तो आपके पास अब 50 ही बच रहा है क्योंकि ऑलरेडी 2 कार्ड निकल चुका है ना। तो अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है K1 K2 A। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 इंटरसेक्शन K2 इंटरसेक्शन A, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे K2 अपॉन K1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर लिख देंगे AS वेन K1 इंटरसेक्शन K2 यहाँ निकाला जा चुका है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग जो हम लोग पढ़े थे, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किए हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्शन है इस इंटरसेक्शन को हटा के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है EFG, इंटरसेक्शन का साइन हटा करके प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अपॉन EF, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ गया 4/52 इंटू यहाँ पर आ गया 3/51 है ना। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक चीज और हमको यहाँ पर लिखना चाहिए था इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 वेन K1 इज हो चुका है, इस तरह से लिखना चाहिए था। और यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर K1 K2, ये 2 कार्ड निकल चुका है क्योंकि हम तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/52 3/51 इंटू 4/50, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो कट के आ जाएगा 2/5525। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इस तरह का प्रॉब्लम जो है हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अब जो है हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रॉब्लम जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगला प्रॉब्लम जो है उसको देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए अब जो है इसमें एक क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर आधारित है। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये दोनों क्वेश्चन जो है किस पर आधारित था, तो ये आधारित था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इस पर ये आधारित था। अब जो हम प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं
वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर आधारित प्रॉब्लम है, उसके प्रॉपर्टीज पर आधारित प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, उसमें कहता है ए डाई इज थ्रोन, एक पासे को फेंका जाता है, इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ई एक इवेंट है कि जो नंबर अपीयर हो रहा है वो डाई पे वो 3 का मल्टीपल है, और एफ बी द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन, और एफ जो है वो एक इवेंट है जिसमें डाई को रोल करने पर जो आ रहे हैं नंबर्स वो इवन होंगे। तो फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो हमको चेक करके बताना है कि इवेंट ई और इवेंट एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक डाई को जब हम रोल करते हैं तो हमारा जो सैंपल स्पेस क्या होता है वो 1 2 3 4 5 6 होगा, है ना। किसी डाई को रोल करने पर 1 से लेके 6 तक पॉसिबल आउटकम्स होंगे, तो सैंपल स्पेस हमारा ये हो गया। अब इवेंट ई जो कहता है कि जो डाई को रोल करते हैं तो उस पर जो नंबर आते हैं वो 3 के मल्टीपल हैं, तो 3 के मल्टीपल तो 2 ही आ सकते हैं, 3 और 6। और फिर कहा जाता है कि इवेंट एफ जो है उसमें जो नंबर आता है वो इवन नंबर है, तो ये 2 4 6 हो गया। तो हमको यहाँ पर दिखाना है कि इफ ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या है या नहीं है, हमको चेक करके बताना है। तो हम यहाँ पर देखिए अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो हमारा ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकल के आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ में तो हमारा एक ही आ सकता है 6, है ना। तो अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा वो क्या होगा, यानी ई के लिए फेवरेबल आउटकम 2 हैं, टोटल आउटकम 6 हैं, तो 1/3 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब प्रोबेबिलिटी अगर एफ निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 6 है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा 1/6, है ना, क्योंकि इसमें एक ही आउटकम है और टोटल आउटकम ये है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो बराबर है 1/6 के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम निकालते हैं तो वो आता है 1/3 गुने 1/2 यानी 1/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम कहेंगे कि हेंस E and F are independent event, इंडिपेंडेंट इवेंट। E और F जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ऐसा हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो चुका है। अब देखिए अब हमारा एक अगला क्वेश्चन है, इस पर हम लोग बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि एन अनवेस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक अनवेस्ड डाई को 2 बार फेंका गया। लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, मान लीजिए कि इवेंट ए जो है वो है कि फर्स्ट थ्रो में ऑड नंबर आ रहा है, और इवेंट बी जो है वो कहता है कि ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी, है ना। तो ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, इसको हमको चेक करना है। तो देखिए अगर हम 2 डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस टोटल होंगे वो 36 होंगे, है ना। टोटल हमारे पास 36 सैंपल स्पेस होंगे। कौन कौन होंगे, देखिए 2 डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो पहला 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5 और 1 6 होगा। फिर दूसरा हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 हो सकता है। उसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 होंगे। उसी तरह से 4 1 से लेकर के इस तरह 4 6 ये आपका 4 1 4 2 करके 4 6 तक आएगा। उस तरह से 5 1 से करके ये बढ़ते बढ़ते 5 6 तक आएगा, और उस तरह से 6 1 से करके बढ़ते बढ़ते जो है 6 6 तक आएगा। यानी टोटल हमारे पास 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, है ना। तो आप यहाँ पर आप देख लीजिए, कहता है कि हमारा जो इवेंट ए है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो फर्स्ट थ्रो पर ऑड नंबर मिले, तो देखिए यहाँ पर ऑड नंबर मिल रहा है, यहाँ पर ऑड नंबर मिल रहा है और यहाँ पर ऑड नंबर मिल रहा है। यानी टोटल 36 आउटकम्स में 18 आउटकम्स ऐसे होंगे, है ना, जिसमें फर्स्ट थ्रो पर ऑड नंबर आए। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 18/36 यानी 1/2 आ जाएगा हमारा, है ना। और उस तरह से सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर आए इसका, तो सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर आए, तो सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर हम लोग अगर चेक करते हैं कि सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो देखिए यहाँ सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर मिलने का चांसेस कहाँ कहाँ पर है उसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए इस सब में 1 2 3 4 5 6,
है ना, उसके इधर 6 हुआ, इसमें नहीं है, फिर इसके बाद इधर 6 आएगा, इसमें नहीं होगा, फिर इधर 6 आएगा, है ना, फिर इसमें 6 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा जो सेकेंड थ्रो में ऑड नंबर आए, इसमें भी 18 आउटकम्स होंगे, तो ये 18/36 ये भी होगा, तो यहाँ भी आपका 1/2 आएगा, है ना। अब इसमें है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि जो फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो दोनों में ऑड है वो कहाँ होगा। तो यहाँ देखिए, इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ 1-1 में ऑड आ रहा है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1-3 में ऑड हो रहा है और 1-5 में ऑड हो रहा है, यानी दोनों फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो दोनों में ऑड नंबर आ रहा है। तो पहले रो में 3 मिला है, टोटल 6 रो मतलब पहले रो में 3 मिला है, तो अब इसमें फिर आपके पास 3 इसमें मिला, फिर उसके बाद 3 इसमें मिल जाएगा, सेकंड में तो मिलेगा नहीं, फिर थर्ड में मिलेगा, और फिर उसके बाद फोर्थ में नहीं मिला, फिर फिफ्थ में मिलेगा। तो 3 9, टोटल 9 आउटकम्स ऐसे मिलेंगे, तो 9/36 हो जाएगा, जो कि 1/4 आएगा। तो अब अगर हम निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुने 1/2 बराबर 1/4 होगा, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर है। तो इवेंट ए और इवेंट बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ये हम लोगों ने चेक कर लिया है। ठीक है, आई थिंक आप इसको भी समझ गए, है ना। इस तरह का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है हमारा। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला प्रॉब्लम जो है वो क्या कहता है ना। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझना है हम लोगों को। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 सिक्कों को एक साथ टॉस किया गया, 3 सिक्कों को एक साथ टॉस किया गया। कंसिडर द इवेंट ई 3 हेड्स और 3 टेल्स। इवेंट ई है जो कहता है कि वो तीनों सिक्कों का आउटकम हो हेड या तीनों सिक्कों का आउटकम हो टेल हो, ये इवेंट ई है। इवेंट एफ कहता है कि एटलीस्ट 2 हेड, कि कम से कम 2 हेड आए, और इवेंट जी जो है वो कहता है कि एटमोस्ट 2 हेड आए। तो हमको चेक करना है कि ई एफ का जो पेयर होगा, एफ जी का जो पेयर होगा और एफ जी का जो पेयर होगा उसमें कौन इंडिपेंडेंट होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो देखिए यहां पर आप ऐसे समझिए कि 3 सिक्के हैं, टॉस किया जाता है जब 3 सिक्कों को, है ना, या 3 कॉइन्स को टॉस साइमल्टेनियसली 3 सिक्कों को एक साथ टॉस करते हैं, तो यहां पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 होंगे। या तो तीनों सिक्कों हेड आ जाए, या तीनों टेल आ जाए, या पहला 2 को हेड आए लास्ट वाला टेल आए, या पहला 2 को टेल आए लास्ट वाला हेड आए, या पहला हेड दूसरा टेल फिर हेड, या पहला टेल दूसरा हेड फिर टेल, या शुरू का जो सिक्का है वो हेड आए, बाकी 2 शुरू का सिक्का टेल आए, बाकी 2 का हेड आ जाए, या पहला हेड आए बाकी 2 को टेल आ जाए। तो यहाँ पर इवेंट ई जो है वो क्या कहता है, इवेंट ई में कहता है कि जो इवेंट ई है वो कहता है कि या तो तीनों सिक्के हेड हो या टेल हो। तो यानी इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स कौन होगा, एच 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 या टी टी टी, यानी 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। दूसरा कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड्स में कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो जहां जहां 2 हेड वाला है उसको हम लोग लेंगे एच एच टी एच टी एच एच, लेकिन 3 हेड है उसको भी लिया जाएगा, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो यानी 3 हेड भी आएगा तो चलेगा। तो यानी एफ में आपका 1 2 3 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। और जी में क्या कहा जा रहा है कि एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी अधिक से अधिक 2 हेड आने चाहिए, यानी अधिक से अधिक 2 हेड आने चाहिए, यानी उसमें हमको अधिक 2 हेड वाले भी लेने होंगे, 1 हेड वाले भी आउटकम्स को लेने होंगे, और 0 हेड वाले आउटकम को भी लेना होगा। तो देखिए उसमें क्या हुआ कि एच एच टी एच टी एच एच, यानी इन तीनों में क्या 2 हेड आ रहे हैं, बाकी इन दोनों में 1-1 हेड आ रहे हैं, तीनों में 1-1 हेड आ रहे हैं, और टेल 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 यानी तीनों टेल है, इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, तो एच 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 एक ही आउटकम आ रहा है। ई इंटरसेक्शन जी निकाल रहे हैं तो टेल 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 3 आ रहा है। एफ इंटरसेक्शन जी निकाल रहे हैं तो यहाँ भी 3 आउटकम्स आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालेंगे। निकाल लिए हैं, 2/8 1/4 आया, ये 1/2 आया, और जी जो है 7/8 आया। और जो हम बताए हैं चेक करने के लिए कंडीशन कि अगर हमको ई और एफ के बीच चेक करना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाले, है ना, जो कि बराबर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो कि बराबर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के। तो यानी ई और एफ जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन ई इंटरसेक्शन जी या एफ इंटरसेक्शन जी जो है वो बराबर नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पर ई और जी का जो पेयर है या एफ और जी का जो पेयर है वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। इस तरह से ये भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है ना। अब देखिए हमारा जो अगला प्रॉब्लम है इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो द इवेंट्स ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। देखिए इसमें जो है समझने वाली बात है, यहां पर है कि अगर ई और एफ दो इवेंट्स हैं और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो देखिए हम लोग इसको बोर्ड की सहायता से समझते हैं। देखिए इसमें क्या होने वाला है, तो देखिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें कहा जा रहा है ये कि एक इवेंट ई है और दूसरा इवेंट एफ है। तो एफ और ई और एफ कैसे इवेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो आप याद रखिए कि ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ई एंड एफ डैश जो होगा ये भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि ई और एफ अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। एफ डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई। और उसी तरह से ई डैश एंड एफ ये भी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, ये भी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ठीक है, और ई डैश एंड एफ डैश ये भी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर दो इवेंट्स ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ई डैश एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होगा, ई डैश एंड एफ डैश ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप लोगों को एकदम याद ही रखना है। ठीक है, लेकिन देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, जरा इसको हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर है कि अगर ई और एफ हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर एक बनाते हैं डायग्राम, देखिए ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा जो है इवेंट ई है और ये हमारा जो है इवेंट एफ है और ये क्या हो जाएगा, ये आपका इवेंट हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा तो इधर का जो रीजन होगा आपका, इसको हम लोग ऐसे सेट कर दे रहे हैं, ये जो रीजन होगा आपका, इस रीजन को हम क्या कह सकते हैं, इस रीजन को हम कह सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसे हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर ई और एफ, ई एंड एफ डैश जो है म्यूचुअल ई एंड ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये दोनों क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। ये जो ई इंटरसेक्शन एफ है, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ जो है ये आपका ये पोर्शन डिनोट कर रहा है ये वाला, और ये ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है ये है, तो इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर ये है तो अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है ई को हम लिख सकते हैं, जो इवेंट ई हमारा है इसको हम लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ डैश, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, है ना। इवेंट ई को, इवेंट ई जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। ई इंटरसेक्शन हमारा ये पोर्शन हो गया और ई डैश इंटरसेक्शन ये हुआ, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा इवेंट ई आ जाएगा, है ना। अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इस तरह से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, है ना। अगर ये दोनों क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, है ना। अब जो है यहां से हम लोग जो है अब क्या कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और यहां से चूंकि ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो क्या होगा
यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है ये हो जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस पी एफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ऐसा बच जाएगा, है ना। और हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश का जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इवेंट्स ई और एफ डैश जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। कब? जब ई और एफ हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तब, है ना। अब जो है इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम जो है इसके बाद हम लोग जो है आज के टॉपिक को समाप्त कर चुके होंगे। देखिए एक अगला हमारा क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी जो है दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों में किसी एक के होने का प्रोबेबिलिटी। देखिए जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं तो यहां पर होता है कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों एक साथ अकर हो रहा है, लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है दोनों में से कोई एक ही इवेंट होगा, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा वो, यानी दोनों में से कोई एक ही इवेंट होगा। यहां पर है कि दोनों इवेंट का साइमल्टेनियस अकरेंस होगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ए और बी अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो अगर इन दोनों में किसी एक के होने का प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ऐसा होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पर निकालेंगे एट लीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों में किसी एक को होना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और चूंकि ये इसको हम फिर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। लेकिन चूंकि ए और बी जो है वो कैसा इवेंट है, ए और बी जो है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए और बी जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहे हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस यहाँ से पी बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पी ए बचेगा, यहाँ पी ए बचेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 जो है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और जो पहले से लिखा हुआ है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ से 1 माइनस पी ए डैश को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस पी बी, तो यहाँ से आ गया आपका 1 माइनस पी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी डैश, है ना। तो इस तरीका से हमारा जो है जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों आज का जो क्लास है वो मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। अभी हमारा इस चैप्टर में टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल जो है ये सब बचा हुआ रह गया है, जो कि आने वाले वीडियो में मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के चैप्टर का नोट्स जो है प्रोवाइड किया गया है, उसमें कुछ क्वेश्चन के कलेक्शंस भी दिए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप खुद से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद।